हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। दोस्तों 67 यूपीएससी जो देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो। सबसे पहले दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो अध्याय लेकर आ रहे हैं दोस्तों, वो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और वो जो रहेगा आज का वो आपका बेरोजगारी से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी है, जो उभर कर आ रही है। निश्चित रूप से दोस्तों कोविड-19 के बाद जो है क्वेश्चन है जो बीपीएससी के अंदर में है जो बेरोजगारी के ऊपर नहीं पूछा है, तो इस बार है जो प्रबल संभावना बन रही है कि आपको बेरोजगारी से क्वेश्चंस आएंगे। और उसके डायमेंशंस क्या होंगे दोस्तों, ये है जो मेरा खुद का अभी हम नोट्स बनाए थे कि आप लोग के लिए हम वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो को, एक चैप्टर्स को बनाने में कम से कम 7 घंटे मुझे लगे हैं। और बताइएगा कि 7 घंटे क्यों लगे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें 7 घंटे लगे हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि दोस्तों जो आप बेरोजगारी पे जो लिखेंगे उस पे आपका डाटा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सिंपल अगर लिख देते हैं बेरोजगारी पे तो आपको नंबर है जो कम मिलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस पे, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बेरोजगारी के ऊपर लिखने के क्रम में हमने बिहार की कम से कम 50 योजनाओं को इसमें शामिल किया है। भारत के 50 योजनाओं को कम से कम जो है आपका, उसमें से 20-25 है जो आपको कम से कम याद रहना होगा। उसके वैधानिक उपाय क्या है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके अंदर है जो क्या है, जो शहरी बेरोजगारी है, ग्रामीण बेरोजगारी है, कैसे हम है जो ग्रामीण बेरोजगारी पे है जो अभी है जो हमारा है जो सबसे ज्यादा है जो फोकस है, तो उस पे है जो हमें है जो करने की जरूरत है। क्या संविधान में इसके प्रावधान किए गए हैं, कैसे दूर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी तो आई लेकिन बेरोजगारी लेकर आई, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। बेरोजगारी बढ़ने से आप है जो जानते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े जो आए हैं इस बार, उसमें है जो साफ साफ लिखा है कि बेरोजगारी और गरीबी ने कहीं ना कहीं है जो आपको अपराधीकरण के दौर का एक नया युग है जो स्टार्ट कर दिया है। तो इस पे भी है जो हम चर्चा करेंगे। हम इस पे आपको बोलेंगे लेकिन लिखेंगे कम, आपको बोलेंगे ज्यादा, आपको लिखना होगा, आप समझना होगा। वीडियो है जो आधे घंटे का वीडियो रखेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है जो मेरा पूरा सार है, और इस सार में है जो दोस्तों हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बेरोजगारी की अगर परिभाषा अगर हम कुछ टर्म में अगर लिखा जाए तो वही होता है कि बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक तथा शारीरिक रूप से कार्य करने योग्य इच्छुक व्यक्ति में उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता है। क्या है, हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिखने का प्रयास करेंगे ताकि है जो आप यहाँ से कुछ है जो लिख सके। तो ये बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक तथा शारीरिक रूप से, जिसमें मानसिक और प्लस शारीरिक रूप से जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं, उनका है जो उनके अनुरूप है जो कार्य है जो नहीं मिलता है, जिनके कारण है जो ये है जो ये समस्या का है जो कारण बन जाता है। एक इच्छुक व्यक्ति है, अगर उनका है जो कार्य अगर नहीं मिलेगा तो है जो कहीं ना कहीं है जो बेरोजगारी की श्रेणी में है जो आ जाएंगे। हम आपको तोड़ कर पढ़ा रहे हैं दोस्तों कि है जो आप है जो कम से कम वहां लिख लें। दूसरी चीज है कि यह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये क्या है, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दोनों है, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये जान लीजिए, सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक एक आर्थिक, दोनों है जो एक समस्या है जो विकसित और विकासशील देश दोनों में पाया जाता है। जो विकसित और विकासशील दोनों देशों में पाया जाता है। बेरोजगारी दोनों देशों में पाया जाता है। जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो विकसित और विकासशील देश दोनों में पाया जाता है। भारत एक विकासशील देश है, साथ ही भारत लंबे समय से औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा है। अगर हम भारत को अगर यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, तो भारत क्या है, एक औपनिवेशिक काल का है जो देश रहा है, और इसके कारण जो है इस पे है जो बहुत सारी समस्या जो है जो आप जानते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण और जिस प्रकार से समस्या जो है उद्योग का न लगना, वो है जो कहीं ना कहीं है जो रोजगार सृजन में है जो काफी पीछे है जो भारत को ढकेल दिया है। तो ये है जो आप है जो एक इंट्रोडक्शन के रूप में है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि है जो आप है जो बेरोजगारी को सही से समझ सकें। दूसरा चीज है कि दोस्तों बेरोजगारी पे जो सरकार के जो आंकड़े हैं
उनके आंकड़े में अगर कहा जाए तो 3 प्रकार में कैटेगराइज किया है, 35 दिन, 35 से 135 दिन और 135 से ऊपर 3 दिन। ये मानता है कि इससे अगर कम है तो पूर्ण बेरोजगारी मानता है, ये पूर्ण बेरोजगारी मानता है। इसमें है जो अर्ध बेरोजगारी मानता है और इसमें है जो रोजगार है जो मानता है। टोटल जो है दोस्तों है जो एक कैलेंडर ईयर में दोस्तों 270 दिन का है जो सरकार के द्वारा है जो लिखा गया है। कहीं कहीं कोई आंकड़े में है जो इसको और है जो डिफाइन किया गया है, लेकिन एक संतुलित आंकड़ा जो है श्रम एवं गृह मंत्रालय के माध्यम से जो उठाया गया आंकड़ा है। तो अगर कुछ चेंजिंग होगा तो निश्चित रूप से है जो आप है जो देख लीजिएगा। पहले इससे पहले था कि 180 गुणे 8, 180 दिन और 8 जो है ये 180 दिन और 8 घंटे अगर जिनको मिलता था उनको है जो रोजगार की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन रोजगार की परिभाषा समय अनुसार राजनीतिक रूप से है जो ये चेंज होते चला गया है। तो निश्चित रूप से है जो हम है जो इस पे है जो वार्ता है जो आपसे करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि आगे डेटा है जो और आने वाला है। दूसरा चीज है कि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को हमें है जो रूट लेवल तक है जो जाने की जरूरत है। तो दोस्तों हम है जो इसको है जो इसको हटाते हैं, आगे है जो बढ़ते हैं। दूसरा, इससे ही आपको इंट्रोडक्शंस वाली पार्ट में और इंट्रोडक्शंस वाली पार्ट में लिखने के बाद आपको आना है कि भाई जो 21वीं शताब्दी है वो 21वीं शताब्दी जो मार्किन्स रिपोर्ट्स, कौन सा रिपोर्ट्स है? मार्किन्स रिपोर्ट्स। मार्किन्स रिपोर्ट्स एक कहता है, मार्किन्स रिपोर्ट्स एक कहता है कि टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ आई लेकिन बेरोजगारी की एक नई है जो आफत लेकर आई, एक दानव के रूप में लेकर आई। क्योंकि ऐसे समय में है जो कोई भी देश है जो इतना टेक्नोलॉजी से है जो भारत जैसे देश इतना टेक्नोलॉजी से है जो स्किल्ड नहीं है कि हम है जो उसके ऊपर है जो तुरंत मूव कर जाए। तो मार्किन्स रिपोर्ट कहता है कि तकनीकी जो है बेरोजगारी का भी एक मुख्य कारण बना, बेरोजगारी का भी एक मुख्य कारण बना। आप है जो पॉइंट्स में 21वीं शताब्दी करके आगे लिख दीजिएगा, इस रिपोर्ट्स को आप कोट कर दीजिएगा और है जो तकनीकी और बेरोजगारी के बीच संबंध को दिखा दीजिएगा। तो निश्चित रूप से है जो आपका जो वही है जो एग्जामिनर है जो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी चीज है कि दोस्तों है जो इंडस्ट्रियल 4.0 वही चीज है जो तकनीक में, अगर इसको हम इंडस्ट्रियल 4.0 को अगर ऐड कर ले, जिसमें जो रोबोटिक्स, IoT जैसे है जो नई चीज जो आ रही है, उसमें मानव श्रम को है जो गुलाम बना रहा है और गुलाम बना रहा है, इसके चलते है जो श्रम शक्ति है जो कहीं ना कहीं है जो मानव की कम हो रही है और उसके बाद है जो वो रोजगार है जो प्राप्त करने में असक्षम हो रहा है। तो वही है दोस्तों इंडस्ट्रियल 4.0 को हमें, जब प्रधानमंत्री जी पिछले बार जो है जो मीटिंग था उस मीटिंग में गए थे तो उन्होंने है जो फाइन का है जो शब्द यूज किया था, FINE। हमें है जो फाइनेंस को है जो हमें मजबूत करना होगा, इनोवेशन को हमें मजबूत करना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी को लाना होगा और इंटरप्रेनर को है जो हमें बढ़ावा देना होगा। तो फाइन शब्द है जो दोस्तों उनके द्वारा है जो वो है जिस रिपोर्ट्स में जब दावोस में बैठे हुए थे तो दावोस में है जो इस वर्ड का है जो उन्होंने यूज किया था, फाइन वर्ड का है जो उन्होंने यूज किया था। तो बहुत ही ये है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और नई तरीके से है जो आपको लिखने की है जो जरूरत है। आगे अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों कि बेरोजगारी के कुछ प्रकार हैं, क्या है कि बीपीएससी के अंदर में आपको 4-4.5 पेज तक जाना है। तो बेरोजगारी के प्रकार में भी है जो हमें है जो किस प्रकार से डिफाइन करना है उस पे है जो हम आपसे हम चर्चा करेंगे। बेरोजगारी के अगर प्रकार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो किस प्रकार से हम बेरोजगारी को डिफाइन कर देंगे। पहला है कि जो बेरोजगारी को हम ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा है आपका शहरी बेरोजगारी और तीसरे में है जो दोस्तों अन्य बेरोजगारी का है जो रूप है जो हमने जो दिखाया है। अगर भारत में अगर बोला जाए तो है जो जानते हैं कि संरचनात्मक बेरोजगारी है जो भारत में है जो ज्यादा होती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि ग्रामीण बेरोजगारी में कौन कौन सी बेरोजगारी आती है तो इसके है जो 3 पॉइंट है, पूर्ण बेरोजगारी, दूसरा है छिपी हुई, दूसरा है मौसमी बेरोजगारी
और तीसरा है आपका है जो छिपी हुई बेरोजगारी। ये है जो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जो यूज किया जाता है। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी और दूसरा हो जाएगा आपको शिक्षित बेरोजगारी। अगर अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें दोस्तों तो हो जाएगा खुली बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रकट बेरोजगारी जैसे शब्द का है जो हम यहाँ पर है जो उपयोग करते हैं दोस्तों। तो आपका खुली, चक्रीय और है जो आपका प्रकट बेरोजगारी के रूप में है जो हम देखते हैं। और एक बेरोजगारी डिफाइन और किया गया है जिसका नाम है ऐच्छिक बेरोजगारी है जो उसका है जो नाम दिया गया, ये है जो अन्य में है। आप है जो इसको कोट कर दीजिएगा, यहाँ पर है जो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अगर हम बताएं दोस्तों कि ग्रामीण के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ये है जो ग्रामीण बेरोजगारी की अगर बात करें तो वह बेरोजगारी जो है वो है जो अदृश्य बेरोजगारी के रूप में है जो जानी जाती है। और कृषि क्षेत्र में जो कार्य में लगे हैं, जो कृषि क्षेत्र के कार्य में जो लगे हैं, अगर वो जब तक काम कर रहे हैं तो उनका है जो ठीक है कि वो रोजगार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो हट जाते हैं और उनका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस तरह की बेरोजगारी जो है जो दोस्तों है जो हम है जो पूर्ण बेरोजगारी या है जो ग्रामीण बेरोजगारी के श्रेणी में रखते हैं। अगर आपको समझने के लिए अगर सबसे बड़ी बात है तो आपके घर में अगर 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति अगर एक खेत में काम कर रहे हैं, अगर अगले दिन है जो दूसरे व्यक्ति अगर वहां नहीं जाते हैं तो उसके प्रोडक्टिविटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो है जो ग्रामीण बेरोजगारी और पूर्ण बेरोजगारी की श्रेणी में है जो उसे है जो माना जाता है। हम लिख नहीं सकते हैं, आपको बोल रहे हैं, आपको समझ लीजिएगा। दूसरा चीज है कि मौसमी बेरोजगारी, आपका ये हो गया। दूसरा हो जाएगा आपको मौसमी बेरोजगारी। एक जो बेरोजगारी है बड़े पैमाने पर है जो पाई जाती है और है जो मौसम परिवर्तन की मांग के कारण उत्पन्न होती है। जब है जो गर्मी ज्यादा, बरसात आ गया और उस अनुसार से आप कृषि कर रहे हैं तो उस कृषि में आप जब तक आप कार्य कर रहे हैं तो वह है जो मौसम के आधारित है जो बेरोजगारी आता है। जैसे है जो रबी के सीजन में आप गेहूं बो दिए, काट लिए और उसके बाद आप बैठे हुए हैं तो मौसम जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार की स्थिति में ही है जो मौसमी बेरोजगारी का रूप है जो उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही है जो मौसम खत्म, कृषि खत्म और उसके बाद है जो बेरोजगारी का है स्वरूप है जो ले लेता है, वो हो गया आपको मौसमी बेरोजगारी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को याद रखिएगा, सब्सक्राइब है जो जरूर कर दीजिएगा। आगे है दोस्तों, अगर हम इसके अगर बात करें तो शहरी बेरोजगारी की अगर बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी है जो क्या होता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था में संरचना में परिवर्तन के कारण है जो उत्पन्न होती है। जो अर्थव्यवस्था है उसके संरचना में जब परिवर्तन आती है तब है जो वो संरचनात्मक बेरोजगारी का रूप है जो लेता है। जैसे अगर प्रौद्योगिकी है, अगर मान लीजिए कि आप पहले कैसेट के माध्यम से गाना सुनते थे और अचानक है जो सीडी का है जो टेक्नोलॉजी आ गया, तो जो है जो कैसेट के रूप में काम करते थे तो उनकी है जो स्किल है जो कहीं ना कहीं वही खत्म हो जाती है और उसे संरचना में जैसी परिवर्तन आया, सीडी वाले गाने वाले में आया, ब्लू रे डिस्क में आया, तो कहीं ना कहीं है जो अब उसकी स्किल की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से है जो वहां पर है जो संरचनात्मक बेरोजगारी में परिवर्तन आता है और भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी भी है जो सबसे ज्यादा है जो पाई जाती है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र है जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों कि शिक्षित बेरोजगारी की अगर बात करें तो एक शिक्षित व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति मैथ का बहुत बड़ा जानकार है लेकिन उसको मैथ पढ़ाने के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, उसको है जो फिजिक्स पढ़ाने के लिए मिल रही है, तो वहां पर उसके अनुरूप उसके कार्य शैली के अनुसार उनका है जो आय और इनकम नहीं होगा, तो वहां पर है जो शिक्षित बेरोजगारी के रूप में है जो जाना जाता है। इसीलिए दोस्तों है जो भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको है जो रोजगार परक शिक्षा की है जो बात की है, व्यवसायिक शिक्षा की बात की है। जिस क्षेत्र में आप स्किल को जानते हैं उसी स्किल के बारे में है जो उन्होंने बात किया है, तो वहां पर है जो शिक्षित बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो यह है जो दोस्तों आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट अगर बात करें दोस्तों खुली बेरोजगारी की, तो जो लोग काम करने के लिए तैयार है परंतु उन्हें अपर्याप्त योग्यता भी है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है,
वो ऐसी बेरोजगारी जिसके हैं जो वो स्किल्ड भी है, वो काम करना भी चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो गांव से जब ये शहर की ओर पलायन करते हैं तो इस स्थिति में है जो खुली बेरोजगारी का है जो रूप है जो ले लेता है। दूसरा है कि चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी की अगर हम बारे में बात करें दोस्तों तो आर्थिक तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चक्रीय तौर पर उत्पन्न होती है, उसको है जो दोस्तों है जो हम है जो चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और ये बेरोजगारी है दोस्तों अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक होता है। ईपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी बेरोजगारी है जो अल्पकालिक होता है, तो आपका चक्रीय बेरोजगारी भी है जो कहते हैं। प्रकट बेरोजगारी का मेन मकसद होता है कि वैसे क्षेत्र जिसमें है जो आदमी वहां पर मौजूद है लेकिन है जो उनके वहां पर कार्य वह नहीं कर रहा है, तो कार्य नहीं करने की स्थिति में है जो वहां पर है जो प्रकट बेरोजगारी का है जो रूप है जो बोला जाता है। तो ऐसे में है जो एक प्रकट बेरोजगारी होती है। तो कुछ इस तरह की है। और ऐच्छिक बेरोजगारी इसी का है जो समरूप है जो ऐच्छिक बेरोजगारी के रूप में भी है जो जाना जाता है, लेकिन एक डिफाइन कर दिया है ऐच्छिक बेरोजगारी, इसके कारण है जो हमें है जो लिखना पड़ा। तो आपको बेरोजगारी के प्रकार को भी है जो दोस्तों हमने आपको बताने का प्रयास किया। दूसरा है कि दोस्तों जो भारत में जो प्राप्त रोजगार है उस रोजगार में जो है क्या क्या है जो व्यवस्थाएं जो है उस व्यवस्थाओं में कैसे है जो बेरोजगारी का रूप है जो ये ले लेती है। तो भारत का जो सेक्टर है दोस्तों असंगठित क्षेत्र का सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र का है जो सेक्टर है जिसमें 88% है जो लोग है जो असंगठित क्षेत्र में और 12% पीएसयू गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में है जो काम करते हैं, परमानेंट जॉब के रूप में काम करते हैं। कुछ इस तरह की डेटा है जो दोस्तों है जो आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कि जो रोजगार की जो गुणवत्ता है उसमें है जो गुणवत्ता में कहीं ना कहीं है जो समस्या आती है। दूसरा पॉइंट अगर दे देते हैं तो भाई इस तरह की है जो रोजगार में क्या होती है, गुणवत्ता में कमी आती है। गुणवत्ता में कमी आने का बाद है कि आज है जो हम काम करने जा रहे हैं, कल मुझे काम कोई जरूरी नहीं है कि काम है जो मिलेगा या हम खुद नहीं जाएंगे, तो प्रोडक्शन तो उसका है सीधा असर पड़ेगा। तो निश्चित रूप से है जो वहाँ रोजगार गुणवत्ता में भी है जो समस्या आएगी। अगले दिन हर कोई दूसरा आदमी आकर काम कर लेगा, तो यह जो समस्या है जो उत्पन्न हो जाती है। अगर हम जीडीपी में कृषि की बात करें तो कृषि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो कृषि में जीडीपी का जो है 16% के आसपास है, बढ़ता है जो 55-56% है। और है जो ये है जो कहीं ना कहीं है जो ये है जो भारत में जो रोजगार जो प्राप्त होता है उसमें भी है जो इसका है जो योगदान है। तो असंगठित क्षेत्र का योगदान है, रोजगार गुणवत्ता की कमी आ जाती है इसके कारण, और है जो कृषि क्षेत्र में 16% और 55% है जो उसके जो भार है जो उसके ऊपर है जो पड़ता है। चौथा चीज अगर बात करें दोस्तों कि संगठित क्षेत्र में अगर महिलाओं का अगर हम भागीदारी अगर देखें, संगठित क्षेत्र में अगर हम महिलाओं का अगर देखें, संगठित क्षेत्र में अगर महिलाओं का अगर भागीदारी देखें तो दोस्तों है जो 27.5% है जो संगठित क्षेत्र में है। और बिहार इसमें है जो बहुत अच्छा काम किया है। तो बिहार को आप कोट कर सकते हैं कि टाटा ट्रस्ट का रिपोर्ट्स भी था कि है जो दोस्तों है जो बिहार में महिलाओं की जो भागीदारी है जो 25% से ज्यादा है जो बड़ी, और दूसरे पर तमिलनाडु था। तो आप उस रिपोर्ट्स को कोट कर दीजिएगा। और इसी में अगर चीन की हम बात करें दोस्तों तो चीन का है जो 66% और अमेरिका का है जो दोस्तों 58% है जो संगठित क्षेत्र में है जो महिलाओं की भागीदारी है। तो दोस्तों ये सब डेटा जो है कलेक्ट करने में समय लगता है, कहाँ से डेटा निकलेगा, आप एक जगह से डेटा निकालिएगा फिर है जो चीन का, अमेरिका का, फिर आपको है जो आपको खोजना पड़ेगा उसमें। दूसरा चीज है कि दोस्तों अगर हम कुछ बिहार के बारे में बात करें, क्योंकि बीपीएससी के अंदर में बिहार की भी है जो आपको चर्चा करनी बहुत जरूरी है, इसलिए अगर हम बिहार के बारे में कुछ चर्चा करें दोस्तों कि बिहार की स्थिति क्या है। जो सीएमआई रिपोर्ट्स है, सीएमआई रिपोर्ट्स सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग के माध्यम से जो आती है, तो है जो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट्स मानी जाती है। भारत सरकार इस रिपोर्ट्स के माध्यम से भी है जो कार्य करती है। तो बेरोजगारी दर अगर हम बात करें दोस्तों अगर बिहार में तो 46% बेरोजगारी दर, बिहार में अगर बात करें तो 46.2% है जो बेरोजगारी दर है जो ये है जो बताया है। कुल बेरोजगारी जो है मैंने पूरे भारत की बेरोजगारी का 10% है जो दोस्तों है जो सिर्फ बिहार में है। अगर हम बात करें दोस्तों
कि कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है जो लोग है जो कृषि क्षेत्र में है जो 50% के आसपास है दोस्तों है जो इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, माने बेरोजगारी के रूप में है जो लगे हुए हैं, माने काम करते हैं ज्यादा लोग। यहाँ पर तो निर्भरता तो है दोस्तों 90% के आसपास, 74% के आसपास है, लेकिन उस प्रकार से अगर बात करें तो 50% बेरोजगारी है जो कृषि क्षेत्र से ही है जो उत्पन्न हो जाती है बिहार में। और नौकरी में बिहार में जो 12% लोग है जो लगे हुए हैं। अगर इस क्षेत्र को अगर और हम बात करें दोस्तों कि कृषि वानिकी में जो बिहार से जो रोजगार प्राप्त करते हैं वो 17.1% प्राप्त करते हैं। थोक एवं खुदरा से अगर हम बात करें दोस्तों, थोक एवं खुदरा से अगर बात करें तो 12.3% प्राप्त करते हैं। और है जो विनिर्माण में अगर बात करें दोस्तों, विनिर्माण में बात करें तो 9.3% है जो बिहार में है जो रोजगार है जो इससे प्राप्त होता है। तो ये जो बिहार के कुछ आंकड़े के साथ है जो हम बात करेंगे। बिहार की अगर आय की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1:7 है, जहां पटना का 1 पर है 1 लाख कुछ हजार के आसपास है। वही है जो सीभर का है जो 19,000 के आसपास है। इसका 7 टाइम्स गुना है जो दोस्तों है जो ये है जो पटना का है। और 50,555 रुपए है जो इसके है जो आय के रूप में है जो इकोनॉमिक सर्वे की डेटा से आप है जो देख सकते हैं। युवा बेरोजगारी की अगर बात करें दोस्तों बिहार में तो 40.9% है युवा बेरोजगार। और सबसे कम उम्र जो 18 वर्ष से 25 वर्ष की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है जो बिहार की आबादी है दोस्तों जो 21 वर्ष है जो युवा आबादी है। तो यह जो बहुत है। अगर भारत की बात करें तो 27 वर्ष, चीन की बात करें तो 37 वर्ष है, जापान की बात करें तो 54 वर्ष है जो दोस्तों उसका एवरेज एज है। जहाँ लाभांश में जब पढ़िएगा तो ये सब चीज है जो वहां पर है जो मिलने के लिए है जो दिखाई देगा। तो वह है दोस्तों है जो इस पे डेटा पर भी जो लिखने का है जो प्रयास करना है। कुछ अगर और बात करें दोस्तों कि भारत में और बिहार में बेरोजगारी दर अगर हम बात करें नए आंकड़े के अनुसार 2021-22 इकोनॉमिक सर्वे जो है जो अभी हाल में आया है, 21-22 का ही रहता है फाइनेंशियल ईयर और अभी आता है वो। तो हम बात करें तो भारत के अगर हम बात करें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें दोस्तों तो 8.5 और 6.5% है जो दोस्तों है जो भारत में है। और यहाँ पर अगर बात करें बिहार में अगर हम बात करें तो दोस्तों है जो 7.8 और ये है जो 9.8 है जो ग्रामीण में है जो दोस्तों। ये है जो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है जो आपका है जो शहरी बेरोजगारी है जो ज्यादा बढ़ा है और ग्रामीण, हम वही लिखे थे सॉरी। तो शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण, शहरों में है जो बेरोजगारी दर है जो इस कोविड-19 के बाद जो ज्यादा बढ़ी है, आपको है जो ध्यान देने की बात है। अगर निर्भरता अनुपात में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर निर्भरता अनुपात अगर बात करें भारत का और बिहार का अगर हम बात करें तो भारत का 46.4% और बिहार का 62.0% है जो निर्भरता है जो एक दूसरे पर है। आप अगर निर्भरता की बात करें दोस्तों जो सेकंड है जो 18 से 60 वर्ष जो होता है इस पे है जो सबसे ज्यादा निर्भरता है जो पाई जाती है। तो यह जो दोस्तों कुछ डेटा था। दूसरी चीज की आगे और बढ़े दोस्तों तो हम इस पे बता सकते हैं कि जो शहरी बेरोजगारी और पुरुष बेरोजगारी जो है, पुरुष और महिला की अगर ओवरऑल हम बात करें दोस्तों तो 8.9% और 12.6% है जो दोस्तों है जो पुरुष और महिला की है जो बात है। आप लिख लीजिएगा 8.9% पुरुष और 12.6% महिला, क्योंकि सबसे ज्यादा है जो महिलाओं के जो कोरोना में है जो समस्या हुई थी और उनका है जो जॉब गया था, इसलिए सबसे ज्यादा है जो 12.6% महिलाओं का है। दूसरा चीज है कि दोस्तों 1991 के बाद क्वेश्चन को हम पूरा है जो ले लिए हैं, पूरा एक क्वेश्चन अगर रहेगा कहीं से भी तो है जो आपको दिखाई देगा। 1991 के बाद स्थिति क्या हुई इस पे है जो हम चर्चा करेंगे। तो 1991 के बाद जीडीपी में तो वृद्धि हुई लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। जीडीपी में तो वृद्धि हुई लेकिन रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। ये है जो दोस्तों है जो कहा जा सकता है, यहाँ पर ही निगेटिव साइन हो यहाँ पर है जो दिखाता है। श्रम प्रधान उत्पादक प्रणाली के स्थान पर पूंजी प्रधान हो गया। क्या हो गया? श्रम प्रधान के आधार पर है जो पूंजी प्रधान है जो हो गया। ये है जो समस्या है जो यहाँ पर है जो देखी गई है दोस्तों। श्रम आधार के आधार पर होकर पूंजी प्रधान हो गया। कृषि का जोत का आकार है जो दोस्तों है जो कृषि जोत का आकार है जो वो है जो कमते चला गया और बिहार में 0.39 हेक्टेयर और भारत में है जो दोस्तों 1.3 के आसपास है जो हेक्टेयर है जो उसमें है जो
देखा जाता है। तो कृषि का जोत भी है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं है जो कृषि जोत में भी है जो कमी देखी गई। ये है जो कृषि जनगणना के अनुसार से है जो इसको है जो आप ले लीजिएगा, कृषि जनगणना। आप हम बोल रहे हैं, आप है जो इसको सुन कर है जो लिख लीजिएगा। दूसरा है जो दोस्तों ग्रामीण वर्सेस शहरी, ग्रामीण वर्सेस शहरी प्रतिस्पर्धा का भी दौर आया। लोग है जो ग्रामीण से शहर की ओर शिफ्ट होते गए और शहरीकरण का भार बढ़ते गया। वहां भी है जो बेरोजगारी की दर है जो कहीं ना कहीं है जो बढ़ती गई। बेरोजगारी का आंकड़ा है जो सही रूप से नहीं मिलता है। बेरोजगारी आंकड़ा जो है वो है जो सही रूप से नहीं मिलता है। बेरोजगारी आंकड़ा है जो सही रूप से है जो नहीं मिलती है। राजनीतिक प्रेरित आंकड़ा है जो अब है जो देने लगी है सरकार। श्रम संसाधन बिल में है जो कोई निगरानी नहीं हुआ। श्रम संसाधन जो बिल हुआ अभी है जो चेंज हुआ, लेकिन है जो बहुत दिनों तक है जो उसी प्रकार से रहा। अभी तो कोड बिल को चेंज कर 4 में कर दिया है, तो उस पर निगरानी और संरक्षक के रूप में है जो कहीं ना कहीं सरकार की जो भूमिका नहीं रही। और तकनीकी का दौर है जो दोस्तों है जो यहाँ से शुरू हो गया, तकनीकी दौर शुरू हो गया। और एलपीजी जो बाहर से कंपनियां हैं जो भारत में एंट्री करने लगी और है जो तकनीक के माध्यम से है जो स्किल बंदे को खोजने लगे, जिसके कारण है जो सबसे ज्यादा है जो समस्या है जो उत्पन्न हो गई। अब हम बात करें दोस्तों कि इस पे और समस्या जो हुई, ये सब रोजगार जो जाने का कारण हुआ, इसके पीछे रीजंस क्या थे, इस पे है जो हम जो चर्चा करेंगे। जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों जो देख रहे हैं। तो जनसंख्या बढ़ी, रोजगार घटा। समस्या क्या हुई? जनसंख्या बढ़ी और रोजगार घटा। जनसंख्या हमारा है जो वृद्धि दर वृद्धि बढ़ते चले गए। जनांकी लाभांश में है जो परिवर्तन हो गया। डेमोग्राफी डिविडेंड में है जो परिवर्तन हो गया। रोजगार में स्वरोजगार की है जो कमी हो गई। संरचना आधारभूत है जो कहीं ना कहीं है जो उसमें है जो जहां पर डेवलप होना चाहिए था आधारभूत संरचनाएं, वहां पर है जो समस्या है जो उत्पन्न हो गई। संरचना आधारभूत, फिर है जो उद्यमिता का भी है जो अभाव है जो दिखने लगा। उद्यमिता का अभाव भी है जो यहाँ पर है जो दिखने लगा। तो यह जो ये सब समस्या है। आर्थिक विकास की धीमी गति हो गई। फिर है दोस्तों वित्तीय समावेशन का अभाव हो गया। यह है जो दोस्तों इस सब कारण से है जो उसका है जो इस पे है जो डायरेक्ट है जो इम्पैक्ट है जो दोस्तों है जो इसके ऊपर है जो पड़ा है। अब है जो दोस्तों इसमें क्या है कि डिजिटल अनएम्प्लॉयमेंट का दौर है जो स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजिटल अनएम्प्लॉयमेंट का दौर है जो स्टार्ट हो जाता है। डिजिटल अनएम्प्लॉयमेंट के चलते है जो बहुत सारी समस्या है जो उत्पन्न हो जाती है। तो है जो दोस्तों यहाँ पर है जो आपका ये समस्या है जो कहीं ना कहीं जो बढ़ती है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो सरकार के द्वारा है जो लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इसको आंकड़े के लिए LMIS लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम और दूसरा जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स मार्केट के माध्यम से जो दोस्तों है जो डाटा है जो NSSO, फिर श्रम ब्यूरो, EPFO, स्टेट कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इस माध्यम से जो दोस्तों है जो वहां पर है जो कहीं ना कहीं जो डेटा है जो आपको है जुगाड़ करने की। अभी है जो दोस्तों राष्ट्रीय श्रम पोर्टल एक बना है। श्रम पोर्टल पे है जो रजिस्टर करवाइए, है जो इस पे है जो आपका सेंट्रलाइज डेटा हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल भी है जो दोस्तों है जो ई श्रम पोर्टल भी है। इस पे है जो सही आंकड़े सरकार में है जो जुगाड़ करने के लिए है जो इस पे है जो काम कर रही है। तो है जो ये 3-4 प्रकार से है जो किस प्रकार से जो आपको है जो डेटा का सही आकलन के लिए जो दोस्तों है जो ये सब जो सरकार के द्वारा है जो किया गया है। अगर हम कुछ संवैधानिक अगर उपायों की बात करें कि भाई अब कैसे इसको दूर किया गया, तो इसको है जो आप दोस्तों संवैधानिक और वैधानिक रूप से है जो कैसे है जो इसको है जो दूर किया जा सकता है। वैधानिक रूप से संविधान में है जो दोस्तों आर्टिकल 39D समान कार्य के लिए समान वेतन,
फिर है जो दोस्तों आर्टिकल 23 और 24 बाल श्रम। आप लिख लीजिएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, एग्जाम्पल दे दीजिएगा और एग्जाम्पल देकर लिख रहे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अनुच्छेद 41 बेरोजगारी भत्ता की बात, बेरोजगारी समाधान भत्ता की बात, आर्टिकल 43 जिसमें है जो न्यूनतम मजदूरी की बेहतर दशा करने की बात, प्रबंधन 43A में प्रबंधन आपकी बात की गई है और 42 से मातृत्व लाभ, 42 में मातृत्व लाभ। आर्टिकल 16 में है वो है जो दोस्तों लोक नियोजन की बात है, जो करता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मनरेगा, ये सब जो है जितना भी है जो आपको एग्जाम्पल है जो इसमें है जो देने की बात है तो दे सकते हैं। दूसरा अगर वैधानिक बात अगर कहा तो दोस्तों तो मातृत्व लाभ, कौन सा मातृत्व लाभ, फिर है मजदूरी अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, फिर है जो दोस्तों मजदूर संहिता, मजदूर संहिता, फिर है दुकान एवं प्रतिष्ठान, दुकान एवं प्रतिष्ठान, फिर है दोस्तों PFRDA अधिनियम, PFRDA अधिनियम और फिर है मनरेगा। तो ये है जो दोस्तों ये है जो इसके अनुसार से 2005 में आई थी, इसके माध्यम से संवैधानिक और वैधानिक आधार से है जो इस पे है जो कहीं न कहीं है जो सरकार है जो इस पे है जो काम कर रही है। अब आधारभूत संरचनाओं में अगर हम बात करें दोस्तों तो सरकार की योजनाएं हैं जो कौन कौन सा है उस पे सुन लीजिए। स्किल फॉर लाइफ, सेव ए लाइफ योजना, स्वाभिमान योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, स्टार्टअप ग्राम उद्यम योजना, स्वरोजगार प्रशिक्षण अभियान योजना, कौशल विकास योजना, संकल्प योजना, हब एंड स्पोक मॉडल योजना, हुनर हाट योजना, खादी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा प्रशिक्षण बुनकर शिल्पकार योजना, हिमायत योजना, रोशनी योजना, अष्टदीप योजना, सत्यमेव जयते योजना। एक से माध्यम से है जो इसका है जो विकास करने की, बेरोजगारी दूर करने की बात है जो की गई है। अगर व्यवहारिक अगर कुछ बात अगर आप करें दोस्तों तो स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से जो दोस्तों है जो सरकार, केंद्र सरकार इस पे काम कर रही है। अगर बिहार में अगर इसकी हम बात करें दोस्तों तो 7 निश्चय 1.0 एंड 2, स्किल मैपिंग, श्रम मानधन योजना, अटल बीमा योजना, आत्मनिर्भर बिहार, लेदर कार्यक्रम योजना, पर्यटन नीति, औद्योगिक नीति, SMME नीति, जीविका सतत जीविकोपार्जन, ST उद्यमी योजना, सिविल प्रोत्साहन योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, भिक्षावृत्ति निवारण योजना, कुष्ठ कल्याण योजना, बाल सहायता योजना, परवरिश योजना, आसरा योजना के माध्यम से दोस्तों बिहार सरकार ने भी है इस पे जो काम करने का प्रयास किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय चुनौती की अगर हम बात करें दोस्तों तो जहां कच्चे तेल महंगे हो रहे हैं, भारत है जो 80% है जो उस पे जो निर्भर होता है, उस पे है जो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या वहां भी है जो दिक्कत आती है। युवा की बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। संरक्षणवादी नीति, WTO की जो बहुत सारी है जो अभी है जो हाल फिलहाल में बैठक हुई है, उसमें है जो मछली की सब्सिडी के ऊपर, कृषि सब्सिडी, MSP, ये सब जैसे है जो बातों पर भी है जो कहीं ना कहीं इसका है जो अभाव पड़ता है। और बैंकों की वित्तीय स्थिति कहीं ना कहीं खराब, भारत को एक नई है जो इसमें है जो पूरी तरह से है जो संरक्षण करने का है जो प्रयास करने की जरूरत है, ताकि है जो हम है जो इस पे कनेक्टिंग है जो पूरा है जो कर सके। तो दोस्तों इस माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपका करीब करीब है जो बेरोजगारी का जो चैप्टर है हम है जो पूरी तरह से है जो इसमें करने का प्रयास किए हैं। और अगर और कुछ छूट भी गया होगा तो अपने से कर लीजिएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी है जो इस तरह का काम कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन है जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लोगों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बढ़ाने में बहुत बहुत है आपका जो सहयोग है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। आपको अगेन हैप्पी दिवाली, और इसी तरह से जब जब समय मिलते रहेगा तो आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। और फिर है जो आपके जो 67वीं देने जा रहे हैं जिनका एग्जाम है वो है जो उनके लिए भी है जो हम कामना करते हैं इस दिवाली पे कि वो भी है जो आगे जो आए तो एक SDM बनकर आए, एक अच्छी रैंक प्राप्त कर आए, ताकि है जो आपकी जीवन है जो सफल है, सुखद हो, समन्वय की तरह है जो काम करे, लोगों के बीच है जो काम करे, यही है जो हम आशा और कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।